नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही YouTube चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि एसएससी के विभिन्न एग्जाम हेतु जो 2024-25 में होंगे उनके लिए जो आपका सीरीज चलाया जा रहा है, इस सीरीज में हमने कहा था 35 वीडियो आएगी और इस 35 में से आप आज 27वीं वीडियो को वॉच कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी बच्चे को जिनको PDF संबंधित क्वेरी करना है ना, तो ये जो लिंक देख रहे हैं ये आप लिंक पे आप जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में है, या फिर डायरेक्ट ये मोबाइल नंबर पे आप व्हाट्सअप मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक हमारा भी निवेदन सुनिएगा, ज़्यादा पूछताछ न करें। अगर आपको लेना है, मैं आपको बता दूं, हमारे कंटेंट में कोई भी डिजाइन नहीं मिलेगा कि यहाँ हमने घर बना के लिखा फिर वहाँ पे फूल पत्ती लगा दिया। ये शादी की कार्ड नहीं है, ये पढ़ाई की कार्ड है, पढ़ाई की PDF है। सिंपल वे में छपे रहेंगे, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं सेम रहेगा, कोई भी इंटरफेयर इसके साथ नहीं होगा। जैसा एक प्रश्न के कई सारे फैक्ट होते हैं वैसे ही फैक्ट के साथ आपको मिलेगा। हाँ, एक बात जरूर है, आप जब भी ज्वाइन करते हो पास्ट के जो भी PDF है उस क्लास संबंधित आपको मिल जाती है उसी समय। तो बस लेना होना तभी मैसेज करें, अन्यथा नहीं। मैंने तो आपको गारंटी भी ले रखा है भाई कि आपको जो है ये 50, 60, 70 रुपये में 80% क्वेश्चन एग्जाम में मिला के दूंगा। जिस दिन इतना न सक्षम न रहा तो पढ़ाना छोड़ दूंगा भाई। ठीक है, क्योंकि अपनी मेहनत जो मैं करता हूँ उसमें मुझे पूरा भरोसा है और अभी तक होता आया है। 3-3, 4-4 एग्जाम आपके सामने करा के दिया हूँ, फिर भी बिलीव नहीं करते हैं तो ये आपका अपना मैटर है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो पहले प्रश्नों के साथ। पहले प्रश्न, जो भी प्रश्न होते हैं उनके कई सारे फैक्ट होते हैं, आपको फैक्ट भी कवर करते चलना है जो आपके लॉन्ग टाइम फायदा देगी एग्जाम के अंदर। पहला प्रश्न है, शिवनाथ, सेई तथा ईब नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से है? देखिए, शिवनाथ है और क्या है भैया, सेई है, ईब है, ये तीनों नदियाँ की जो है नाम है। तो ये किसकी जो है ट्रिब्यूटरी जो हो जाएगी, तो ये महानदी की सहायक नदियों में से हो जाएगा। इसके आंसर है दादा महानदी। ठीक है, क्या है भैया, महानदी इसका आंसर है। महानदी कहाँ से निकलती है, तो छत्तीसगढ़ से निकलती है। महानदी की अन्य सहायक नदियों में आएंगे ओंग और तेल नदी भी जो है ना महानदी की सहायक नदी ही है। महानदी को आप जो है प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी के रूप में जानते हैं, इसे भी ध्यान रखेंगे। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ स्थित रायपुर के पास सिहावा नामक स्थान से होती है। प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है जो कहाँ पे गिरेगी, तो बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। इस नदी पर भारत की सबसे लंबी डैम जो है हीराकुंड बांध परियोजना की स्थापना की गई थी। और कब की गई थी, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में। हमने आपको कहा था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर बल दिया गया है ना, तो 3-4 बड़े बड़े डैम भी लगाए गए। भाखरा नांगल है ना, दामोदर घाटी परियोजना, ये भी प्रथम पंचवर्षीय योजना का ही है। और हीराकुंड बांध परियोजना, ये तीनों ही जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान ही आए थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में 5 IIT इंस्टीट्यूट की भी जो है नींव रखी गई थी, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा ये जो हीराकुंड बांध परियोजना है ये कहाँ पे है, तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। इनके अलावा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सबसे पहले पेनिनसुलर क्या होती है, प्रायद्वीपीय क्या होती है, बता चुका हूँ, कईयों बार बता चुका हूँ, है ना, कि भाई 3 तरफ से जल से घिरा हुआ पार्ट और एक साइड से लैंड से घिरा हुआ पार्ट को हम प्रायद्वीपीय या पेनिनसुलर कहते हैं, है ना। 2 तरफ से जल से घिरा हुआ भाग को क्या कहते हैं ये भी बता दिया था, है ना। इसके अलावा प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे बड़ी नदी है ये गोदावरी है। गोदावरी कहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर, है ना, नासिक के पास है, यहाँ से निकलती है। दूसरी सबसे बड़ी नदी कृष्णा है जो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। और तीसरी सबसे बड़ी नदी आपने अभी अभी देख लिया, कौन था, महानदी था, जो कहाँ से, छत्तीसगढ़ से निकल रही थी। तो ये प्रायद्वीपीय भारत का जो है 3 बड़े बड़े नदी हैं, 1, 2, 3। ठीक है, इसके अलावा जो ये जो गोदावरी है इसे दक्षिणी गंगा कहा जाता है ना, दक्षिणी गंगा कहा जाता है, दक्षिणी गंगा कहा जाता है। ठीक है, और दक्षिण भारत की गंगा कहेंगे तो कावेरी को कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा, खाली दक्षिणी गंगा गोदावरी को कहा जाता है। इसके अलावा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो अरब सागर में गिरती हो, ये क्वेश्चन पहले भी बता रखा था इत्तेफाक से, GD में भी, इस बार के GD नहीं, पिछला GD, CGL और MTS तीनों में इसी लैंग्वेज में पूछा गया। ठीक है, अरब सागर में गिरने वाली पेनिनसुलर इंडिया की लार्जेस्ट नदी नर्मदा है। और ये नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, मैकाल रेंज के अमरकंटक से। मैकाल रेंज बोले तो कहाँ पे, MP के अंदर। सतपुरा और बिंद पर्वतमाला के बीचों बीच से बहते हुए यह नदी जो है भ्रंश घाटी को फॉलो करती है, रिफ्ट वैली, है ना, ताप्ती भी करती है और अरब सागर में गिरती है। मध्य प्रदेश का जीवन रेखा, लाइफ लाइन ऑफ MP कहलाता है भैया ये नर्मदा।
और लाइफ लाइन ऑफ महाराष्ट्र कहलाता है महाराष्ट्र के लोकल ट्रेन, है ना। इसके अलावा इस नदी पर कई परियोजनाएं हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। सरदार सरोवर आता है, इंदिरा गांधी बांध सागर आता है, ओमकारेश्वर आता है, ETC। ठीक है, जो बच्चे RPF के लिए क्लासेस चाह रहे हैं तो मैं खुद ही चाहता हूं कि जो मैं क्लास पहले बात किया हूं उतना ख़त्म करूं तब चालू करूं। बहुत सारा बर्डन जो है टेंशन हो जाता है मेरे को, क्योंकि अगर आपसे मैंने वादा कर लिया है तो पूरा करने की जिम्मेवारी पूरी होती है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो क्लासेस बचे हैं इनको ख़त्म करके मैं आगे का कुछ सोचूंगा बंधु। वैसे जो भी कंटेंट देता हूँ उसे रीड कीजिए, आप किसी भी एग्जाम में जाके दीजिए और कॉलर टाइट करके हिसाब बना के आइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, गंगा की उद्गम गोमुख हिमानी से होती है। इसे आप गंगोत्री भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यमुना को आप यमुनेत्री हिमानी से कहेंगे कि निकलती है। ठीक है, गंगोत्री से गंगा, यमुनोत्री से यमुना, कितना अच्छा है ना। और गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरीज भी यमुना ही हो जाएगा, तो दोनों बात एक जगह रखेंगे। इनके अलावा गोमुख हिमानी बेसिक स्रोत हो गया गंगा का, जहाँ से दो जलधाराएं अलकनंदा इधर से निकलती है और भागीरथी जो है आपका लेफ्ट साइड से निकलती है, और ये आपका देवप्रयाग में मिलती है। मैंने गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ा दिया आपको छोटा सा टाइम लेके फिगर के माध्यम से। ठीक है, तो ये जब मिलती है भागीरथी दोनों जल स्रोत देवप्रयाग में, तो गंगा कहलाती है संयुक्त जलधारा। गंगा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के रास्ते बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले मैंने बताया था कि दो जलधारा हो जाती है। ये जो बांग्लादेश में जाती है इसे पद्मा कहते हैं, और जो इंडिया में रह जाती है इसे हुगली कहते हैं। ठीक है भाई, तो दोनों ध्यान रखेंगे, ये पश्चिम बंगाल में है भाई नदी है। इसके अलावा जब गंगा की प्रथम सहायक नदी भारत में कौन सा होता है? रामगंगा। रामगंगा नेशनल पार्क भी आपका उत्तराखंड में, जो इंडिया का पहला नेशनल पार्क भी है ना, इंडिया का पहला नेशनल पार्क है। इसे आप हेली नेशनल पार्क या फिर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी कहते थे, है ना। तो ये इंडिया का पहला नेशनल पार्क है, इसी का बदला हुआ नाम रामगंगा नेशनल पार्क है। इसी बीचों बीच से रामगंगा नदी निकलती है, जो गंगा की फॉर्मेशन के बाद प्रथम ट्रिब्यूटरीज बनती है, उत्तर दिशा से आके मिलती है। ठीक है, अंतिम सहायक नदी गंगा का इंडिया में महानंदा है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के चेमा ड्यूंग ग्लेशियर से होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप हमारे किसी भी कोर्स के दौरान ब्रह्मपुत्र का जिक्र कम से कम 10 बार तो जरूर सुनेंगे, है ना। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम चेमा ड्यूंग ग्लेशियर से होती है। तिब्बत में इसे सांगपो कहा जाता है, और अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग कहा जाता है। असम का शोक कहलाता है कौन सा भैया? ब्रह्मपुत्रा। इसके अलावा माजुली नदी द्वीप जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी रिवर आइलैंड है, ये ब्रह्मपुत्रा का ही है, दुनिया में सबसे बड़ी द्वीप है रिवर वाली। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में यमुना कहते हैं। प्रमुख सहायक नदियों में आएंगे ब्रह्मपुत्रा का लोहित, बराक, सुबनसिरी, मानस, संकोश, ये सब जो है ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियों में से हो जाएंगे। एक आपका बराकर नदी है, जैसे यहाँ पे आप बराक देख रहे हैं, एक आपका बराकर नदी है जो अलग है, बराक अलग है, तो दोनों में डिफरेंस समझिएगा। इनके अलावा भारत में किस राज्य ने सबसे पहले खेल को उद्योग का दर्जा दिया था? तो ये मिजोरम दिया था। मिजोरम सबसे पहले खेल को एक उद्योग की भावना से देखा और उद्योग का दर्जा दिया था। भारत का प्रथम जैविक राज्य कौन बने थे? सिक्किम बने थे। भारत का प्रथम डिजिटल राज्य केरल तथा पहला डिजिटल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बने थे। भारत का पहला पेपरलेस विधानसभा वाला राज्य नागालैंड बना था। भारत का पहला पेपरलेस बजट पेश करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश बना था। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला राज्य गुजरात बना है। सेमीकंडक्टर आई होप आप सभी जानते हैं क्या होता है, अर्धचालक, है ना। 7 है हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर, 7 अर्धचालक है। मैंने अर्धचालक को आपको बता दिया था कि क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज होने से। तो इंक्रीज जब होगा टेम्परेचर तो उसकी जो है कंडक्टिविटी वाली गुण जो है बढ़ती है, और जैसे ही टेम्परेचर घटती है तो कंडक्टिविटी वाली गुण भी घट जाती है। ठीक है भाई। इसके अलावा अनुच्छेद 44 लगाने वाला पहला राज्य अभी अभी उत्तराखंड बना है। वैसे आर्टिकल 44 पहले से एक्टिव कहाँ पे है? तो गोवा के अंदर है, और क्यों ये पहला नहीं है ये मैं बता दिया था। जातिगत जनगणना कराने वाला पहला राज्य बिहार है, ध्यान रखिएगा। इनके अलावा संसद के समक्ष गैर सरकारी विधेयक को कौन पेश करते हैं? देखिए विधेयक जनरली 2 प्रकार के होते हैं, है ना। विधेयक जो है जनरली 2 प्रकार के होते हैं, है ना। एक तो सरकारी मद होती है और एक गैर सरकारी मद होती है। उसके बाद आप विधेयक को कई और प्रकार में बांट सकते हैं। साधारण विधेयक है,
वित्त विधेयक धन विधेयक है ना। ये सब तो बाद की बात है, लेकिन पहले जो मोटे मोटे तौर पे है ना 2 प्रकार के हो सकते हैं, या तो सरकारी हो सकते हैं या तो गैर सरकारी हो सकते हैं। तो जो गैर सरकारी विधेयक होता है उसे संसद के समक्ष या संसद में कौन पेश करता है, ये आपसे क्वेश्चन मैंने किया है ना आने वाले दिन के लिए। तो ये मंत्री के अलावा कोई भी सदस्य कर सकते हैं, मंत्री के अलावा जो मंत्री के पोस्ट पे ना हो है ना, वो उसके बाद जो भी आदमी होगा वो संसद में वो रख सकता है। ठीक है, ये गैर सरकारी विधेयक है। ठीक है भाई। इसके अलावा संसद के समक्ष सभी सरकारी विधेयक को संसद के मंत्रीगण के द्वारा ही पेश किया जाता है। वो कोई ना कोई मंत्री हो तभी पेश कर सकता है संसद में, अगर सरकारी बजट है तो। ठीक है भाई। इसके अलावा अब देखिए बजट कितने प्रकार के, जो जैसा कि मैंने कहा कि सरकारी गैर सरकारी के अलावा भी कई प्रकार के बजट होते हैं, तो इसके देखते हैं। एक होता है ज़्यादा साधारण विधेयक। साधारण विधेयक, यहाँ पे बजट कह रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, विधेयक लगा लीजिएगा जहाँ जहाँ बजट बोला हूँ भाई साहब, है ना। साधारण विधेयक वित्तीय विषयों के अलावा, यानी जो धन वाला विषय होता है, लेन देन टैक्स वाला विषय होता है, इसके अलावा जो विषय है उसे साधारण विधेयक के तौर पे देखा जाता है। संविधान संशोधन विधेयक, इसमें नीड होता है कि कोई चीज़ को जो पहले से कानून है उसमें अल्टरेशन करके जो है उसे कम किया जाए, बढ़ाया जाए, दायरा को छोटा किया जाए, लंबा किया जाए, समाप्त किया जाए, कुछ भी ऐसा प्रावधान जिसमें संविधान संशोधन की जो है जरूरी होती है, तो ये संविधान संशोधन विधेयक होते हैं। इसके अलावा वित्त विधेयक, ये आर्टिकल 117 में है, जबकि धन विधेयक अगर आपको कहेगा, इन दोनों में माइनर सा फर्क है जो 110 है। सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकते। ठीक है भाई, ध्यान रहेंगे। तो ये जो है आपका वित्त विधेयक 117 में है, लेकिन धन विधेयक 110 में है। वित्त विधेयक क्या कहता है, यह विधेयक भी वित्तीय विषयों से संबंधित होते हैं, परंतु कई मायनों में यह धन विधेयक से अलग होते हैं। अब धन विधेयक को देखते हैं। धन विधेयक क्या होता है, यह विधेयक वित्तीय विषयों, करारोपण, लोक व्यय इत्यादि से संबंधित होते हैं। ठीक है भाई। वित्त विधेयक और धन विधेयक दोनों में माइनर सी डिफरेंस है। ठीक है। इसके अलावा जो धन विधेयक है इसका आर्टिकल हमने कहा भाई 110 है, और जो वित्त विधेयक है उसकी आर्टिकल कहाँ पे है 117, और 117 के अलग अलग पार्ट बने हैं, लेकिन आपको 117 याद रखना है। ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबंधित है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय कौन लेगा, लोकसभा का अध्यक्ष अंतिम निर्णय लेता है। धन विधेयक को लोकसभा में ही राष्ट्रपति के आदेशानुसार पेश किया जाता है, इसमें राष्ट्रपति की परमिशन रिक्वायर्ड है। लोकसभा में पारित होने के उपरांत ऐसा नहीं है कि यहीं से जो है संपन्न हो गया, ऐसा नहीं है। लोकसभा में पारित होने के बाद धन विधेयक राज्यसभा में भी भेजा जाता है, परंतु राज्यसभा को जो है ना नेग्लेक्ट करने का अधिकार नहीं है, सिर्फ जो है सिफारिश कर सकता है। ठीक है भाई। तो इसमें ओवरऑल पावर किसका हो गया, ज्यादा लोकसभा का हो गया। ठीक है। इसके अलावा अगला प्रश्न है हमारा, पीएम डिवाइन योजना की शुरुआत कब किया गया था। पीएम डिवाइन योजना की शुरुआत 2022-23 के केंद्रीय बजट में करा गया था। तो अगर खाली इस भी रहेगा तो 2022 होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि 2022-23 कहने का मतलब है कि 2023 के 31 मार्च तक हमारा जो वित्तीय ईयर होता है वो 1 अप्रैल से लेके अगले साल के 31 मार्च तक होता है। इसीलिए वित्तीय ईयर को हम इस फॉर्म में लिख दें। अभी हमारा कौन सा वित्तीय ईयर चल रहा है, तो अभी हमारा कौन सा चल रहा है भैया, कौन मार्च महीना चल रहा है ना, तो अभी हमारा 2023-24 से चल रहा है ना। और हमारा शुरू होगा कब, 1 अप्रैल से 2024-25 शुरू हो जाएगा। ठीक है। पीएम डिवाइन योजना का लक्ष्य क्या रखा है, क्या इसका उद्देश्य है, क्यों चलाया गया, तो जो पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं उनमें जो है एक सिस्टेमेटिक ढंग से विकास हो सके, इसके लिए रोजगार की अवसर वगैरह सृजन करेंगे तो विकास खुद ही होगा। तो ओवरऑल में विकास करने के लिए। इनके अलावा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, ये 2023 में लॉन्च किया गया था, अभी लॉन्च किया गया है। मोदी जी जो है अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में गिफ्ट के तौर पे दिए। इनके अलावा प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 काफ़ी पुराना योजना है, गिनीज बुक में जो है रिकॉर्ड करा चुके हैं, बहुत ज़्यादा खाता खोले गए। सबसे अधिक खाता किस राज्य ने खोला, उत्तर प्रदेश ने खोला। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 में आया था। 3 प्रकार के लोन देते हैं, मैक्सिमम लोन की सीमा 10 लाख रुपया और न्यूनतम लोन की सीमा 50,000 रुपया। उज्ज्वला योजना 2016 में आया था, एलपीजी वाला योजना है ये।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना गोरखपुर से आया था, 2019 में आया था और इसमें 6,000 की जो है किसान को मदद दी जाती है। स्वनिधि योजना 2020 में आया था, ये आपका फुटकर विक्रेता जो आपका फुटपाथ पे बेचते हैं सामान उनके लिए है ये। एक PM स्माइल योजना, ये किसके लिए है ये भी पूछा जाता है, तो ये भिखारी या फिर ट्रांसजेंडर समाज के लिए है ना, PM स्माइल योजना, इसे भी ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री वानी योजना, यहाँ मैं लिखना चाह रहा हूँ, बनी लिख गया है वानी, है ना। प्रधानमंत्री वानी योजना, ये योजना जो सार्वजनिक स्थल है वहाँ पे वाईफाई कनेक्शन लगाने से है, 2020 में आया था, है ना। इसके अलावा सरोदी सैकिया का संबंध किस नृत्य से है, तो सत्रिया हो जाएगा। देखिए सत्रिया नृत्य 8 शास्त्रीय नृत्य में सबसे नवीन है, सबसे पुराना कहेंगे तो आपको भरतनाट्यम या ओडिसी कहना पड़ेगा, ठीक है। सबसे नवीन है तो आपको सत्रिया कहना पड़ेगा। और शास्त्रीय भाषा भी है तो शास्त्रीय भाषा में सबसे पुराना कहेगा तो तमिल कहना पड़ेगा और सबसे नवीन कहेगा शास्त्रीय भाषा में तो ओडिसी कहना पड़ेगा। तो यहाँ भी थोड़ा सा क्लू ध्यान रखिएगा। शास्त्रीय भाषा साउथ के चारों हैं, साउथ के चारों बोले तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और दुगो है आपका, एगो ओडिसी और एगो संस्कृत, ठीक है। तो ये आपका 6 गो शास्त्रीय भाषा है, 8 गो शास्त्रीय नृत्य है, 6 हाफ क्लासिकल डांस है जो 3 स्टेट में होती है, जैसा कि कई बार आपको बता चुका हूँ, ठीक है। इसके अलावा जो आपका ये शास्त्रीय नृत्य में सबसे नवीन बता दिया। अच्छा, ये सत्रिया नृत्य जो है इसके शुरू करने का श्रेय वैष्णव संत श्री शंकर देव को दिया जाता है। यह असम का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है जो भक्ति आंदोलन से प्रेरित हुआ करता है। अब यहाँ पे मैं कुछ एक बात बताता हूँ, क्योंकि मैं आज किसी कैरेक्टर का नाम न लिखते हुए क्लू पे ध्यान दिया, हो सके आप भूल गया हो, क्योंकि मैं पहले भी एनालिसिस के दौरान कई बार ये चीज़ बता चुका हूँ। एग्जाम में अगर कुछ भी ना याद आए तो कुछ क्लू मेरा याद रखना, वहाँ से आपको काम काफ़ी बार ऑप्शन छांटने या बन भी जाते हैं। सत्रिया नृत्य प्रमुख कलाकार के इनके सरनेम होते हैं सैकिया, बोरबयान और गोस्वामी। ये आप मिलाएंगे तो 90% से ज़्यादा कैरेक्टर इन्हीं सरनेम के होते हैं जो भी सत्रिया नृत्य करते हैं, है ना। इनके अलावा रेड्डी सरनेम जो होते हैं ये कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित होते हैं। राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, दीपिका रेड्डी, गद्दाम, पद्मजा रेड्डी, तो ये जो है आपके कुचिपुड़ी नृत्य में आ जाएंगे। बाद में कि कुचिपुड़ी के कुछ मजे हुए कलाकार जो गुरु रह चुके हैं, जैसे गुरु वेम्पति चेत्ता सत्यम, इस प्रकार से, तो ये कुछ याद रख लेना है। बाद बाकी जो है सरनेम से भी काम चलता है। महाराज सरनेम बता दिया था, कथक नृत्य से है। जो भी महाराज सरनेम है सब कथक से है, लगभग क्या 99% आप कह सकते हैं। बाद बाकी कथक में सितारा देवी को याद रखेंगे। देवी में जो है, देवी में थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि बहुत सारे देवी है ना। रुक्मिणी देवी जैसे भरतनाट्यम करती है, सितारा देवी आपका कथक करती है, बिंबावती देवी, कलावती देवी ये क्या करती है, मणिपुरी करती है। तो इन्हें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है देवी वाले में। ये 4-5 देवियां जो हैं ये अलग अलग नृत्य करती हैं। सिंह सरनेम और झवेरी सरनेम, ये झवेरी कई बहनें हैं, दर्शना, नैना, सुवर्णा, और ये सिंह विपिन सिंह, अमली सिंह, आतम सिंह, सोनरिक सिंह, गोपाल सिंह, ये जो भी सिंह हैं ये आपके मणिपुरी में आता है। तो ये जो अगर आप याद रख लिए तो काफ़ी चीज़ छट जाएंगे। बाद बाकी एक सोनल मानसिंह आपका जो है थोड़ा सा ये है अपवाद है कि ये मणिपुरी में नहीं आता है। सोनल मानसिंह कहाँ पे आता है, भरतनाट्यम और ओडिसी में आती है, दोनों में आती है। तो इनके साथ एक रिकॉर्ड है कि भाई 2003 में इनको पद्म विभूषण दिया गया और ये सबसे कम एज के जो है नृत्यांगना बनी पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली। तो एक रिकॉर्ड के साथ इसे याद रखेंगे, कन्फ्यूजन ऐसे ही दूर हो जाएगा, ठीक है। इनके अलावा क्रिकेट खेल में बॉल को बिना बाउंड्री लाइन को किसी भी प्रकार से टच किए हुए ही बल्लेबाज को 5 रन कब दिया जाता है। भाई एक तो कंडीशन है कि बल्लेबाज ने बॉलर ने बॉल फेंका या फिर कोई फील्डर ने बॉल फेंका और कैच करने वाले खिलाड़ी को हाथ में ना आया और किसी भी प्रकार से बाउंड्री लाइन को टच कर गया तो 5 रन मिल जाता है लेग बाय के रूप में। दूसरी क्या कंडीशन है इसमें लिख दिया है प्रश्न में, ये मैंने खुद ही बनाया है। तो इसमें लिखा है भाई कि बॉल जो है बाउंड्री लाइन को टच भी न करे और 5 रन मिल जाए। तो इसके लिए क्या कंडीशन आता है, विकेट कीपर के रखी जो हेलमेट होती है उस पर अगर बल्लेबाज के बल्ला से टकराने के बाद अगर बॉल टच कर जाता है उस हेलमेट को तो 5 रन मिलेगा, ठीक है भाई। ध्यान रहे ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक लग रहा है। इसके अलावा
आने वाले समय में, क्योंकि अभी आपने देखा कि जीडी में ये भी पूछा है कि बॉल उठले उठले चला जाए बाउंड्री लाइन के बाहर तो कितना रन, तो एसएससी 2-4 को गुगलियो फेंकता है। गुगली खेल क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है भाई, गुगली शब्द। क्रिकेट के खेल में यदि विकेट कीपर अपना हेलमेट उतार कर जमीन पर रखते हैं और किसी प्रकार से बल्लेबाज का शॉट उस हेलमेट को टच करता है तो बल्लेबाज को 5 रन दिया जाता है पेनाल्टी के रूप में। इसके अलावा क्रिकेट के खेल में आउट होने के कितने तरीके हैं भैया? 10 तरीके हैं। और पहली बार इतिहास में जो आपका आउट दिया गया आपको भाई टाइम आउट के चलते, ये एंजेलो मैथ्यूज बना था और ये 2023 वर्ल्ड कप के दौरान बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच एक मैच में। वनडे क्रिकेट में भारत के लिए पहला शतक कपिल देव ने लगाया था, है ना। वनडे क्रिकेट के इतिहास में 3 सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज वर्तमान में हैं सचिन तेंदुलकर, कुमार संगकारा और विराट कोहली। देखिए सचिन तेंदुलकर को 2014 में भारत रत्न दिया गया है, एकमात्र क्रिकेटर है, इसे भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो आपका वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड भी अब किसके नाम है? विराट कोहली के नाम ही है, इन्हें भी ध्यान रखें। व्यक्तिगत सबसे लंबी पारी जो है वनडे क्रिकेट में रोहित शर्मा का नाम है 264 रन। इसके अलावा आईसीसी वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप की शुरुआत 1975 में हुआ था। अभी आपने देखा ही होगा, हार्दिक पांड्या, ईशान किशन और एक और कौन था, श्रेयस अय्यर, इनके बीच चल रहा है बीसीसीआई के बीच, है ना। उनका जो है खारिज कर दिया है कॉन्ट्रैक्ट को, है ना। तो कुछ लोगों का कहना है, क्या सबका ही कहना है कि हार्दिक पांड्या को क्यों नहीं निकाल रहे, वो तो और नहीं खेल रहे हैं भाई, है ना। अगर आपका यही कहना है कि भाई रणजी खेलने के बाद ही तुम आओ, तो ये तो खेलते ही नहीं थे, इनको तो तुम रखे हो। तो हर जगह जो है थोड़ा बहुत आप समझ रहे हैं ना। 1975 में हुआ था वर्ल्ड कप की शुरुआत, भारत 2 बार जीत गए, 1983, 2011 में। 2023 में हुस गया, नहीं जीत पाया, है ना। लेकिन उपविजेता हम जरूर रहे, उपविजेता रहते हुए भी यादगार रहे। बहुत सारे मैच हम तो हारे ही नहीं, लास्ट ही में हारे, लगभग लास्ट ही में हारे, ठीक है। इसके अलावा 2023 में वर्ल्ड कप में गोल्डन जो बैट है सबसे ज़्यादा रन बनाने के लिए विराट कोहली को दिया गया। अब आईसीसी वर्ल्ड कप की भारत में कोई ड्रिल मशीन चला रहा है, 1 सेकेंड भैया। आईसीसी, अच्छा ये बता दिया था। इसके बाद है कि आईसीसी में जो है आईसीसी वर्ल्ड कप में भारत के लिए सबसे अधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड अब मोहम्मद शमी के नाम हो गया, ये भी ध्यान रखना है। 2023 के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया मोहम्मद शमी को। क्रिकेट में जो खेल होती है उनकी मैदान की लंबाई 20.12 मीटर होती है, जो पंपिंग क्रीज होती है 4 फुट। इसके अलावा, है ना, चौका छक्का आप सभी जानते हैं, अगर बिना बॉल बैट को टच किए हुए बाउंड्री लाइन को छू जाती है किसी भी प्रकार से सुतले तो 5 रन मिल जाता है लेग बाय में, एक, है ना। इसके अलावा बीसीसीआई की स्थापना, है ना, 4 रन मिलेगा जी, लेग बाय में 4 रन मिलता है, ठीक है। यहाँ पे मैं 5 लिख दिया हूँ। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में, है ना, 1928 में हुआ था। प्रथम अध्यक्ष आर ग्रेंट गोवन, वर्तमान अध्यक्ष रोजर बिनी। अगर नो बॉल में चौका लगे तो 5 रन मिलता था, ठीक है। तो आर ग्रेंट गोवन था बीसीसीआई के अध्यक्ष प्रथम, और 1928 में स्थापना हुआ था। डंकन पास किस देश के बीच स्थित है? तो डंकन पास जो है ये दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में है, आपको फिगर में दिख रहा होगा। ये पहला वाला जो लाल कलर से राउंड किया गया है ये आपका डंकन पास है ना। तो लिटिल अंडमान और आपका दक्षिणी अंडमान के बीच में है डंकन पास, ठीक है, दक्षिणी भाग भी दिख रहा होगा। इसके अलावा 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री चैनल भी आपसे काफ़ी पूछा जाता है, किसको किसको अलग करता है। मैंने याद रखने के तरीके भी बताए हैं कि 8 डिग्री चैनल जो है ये दोनों का नाम प्रथम अक्षरी से सेम रहता है, मोमो रहता है, मालदीव से मिनी कोय रहता है। 9 डिग्री चैनल दोनों डिफरेंट रहता है, लक्षद्वीप से मिनी कोय रहता है। और 10 डिग्री चैनल छोटू से बड़का को जोड़ता है, यानी लिटिल अंडमान से कार निकोबार द्वीप समूह को जोड़ता है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी अपने आप में क्या है? सैडल पिक है, सैडल पिक, है ना। और सबसे जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है ये भारत ही नहीं दक्षिण एशिया की, ये आपका कौन सा है भैया? वैरन द्वीप है, जो कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में स्थित है, ध्यान रखेंगे। वर्ष 2025 में 24वीं एशियाई तीरंदाजी की मेजबानी कौन सा देश करेगा? जो एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप होगी 2025 के अंदर 24 नंबर का, वो कौन करेगा? तो बांग्लादेश करेगा। बांग्लादेश 2024 में कौन से क्रिकेट की जो है मेजबानी करेंगी? आप लोग मुझे जो है T20 फॉर्मेट की क्रिकेट है, महिला वाला की पुरुष वाला, इसकी मेजबानी करना है। 2024 में वर्ल्ड कप होगा, T20 वर्ल्ड कप, महिला या पुरुष, तो बताइएगा। इसके अलावा वर्ष 2023 में विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप जो आयरलैंड के लिमरिक में हुआ था, जहां पे भारत को 11 मेडल बना था, और यहां पे एक रिकॉर्ड बना कि पार्थ सालुखे नामक एक खिलाड़ी ने रिकर्व श्रेणी में युवा विश्व चैंपियनशिप जीतने वाले, यानी तीरंदाजी के अंदर पहले तीरंदाज बने थे। तो ये भी एक रिकॉर्ड है, और ये क्वेश्चन एक बार पूछा भी जा चुका है,
इसके अलावा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 ये जर्मनी के बर्लिन में हुआ, जहां भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने स्वर्ण पदक जीता। इनके अलावा भारत में प्रमुख तीरंदाजी के खिलाड़ी की बात करेंगे तो दीपिका कुमारी, डोला बनर्जी, अतनु दास, लिम्बा राम, राहुल बनर्जी, ज्योति सुरेखा, पूर्णिमा महतो, जयंत तालुकदार इत्यादि, क्योंकि आजकल खिलाड़ी से नाम भी एसएससी काफ़ी पूछ रहे हैं। इनके अलावा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 पेरिस में होगी और शीतकालीन ओलंपिक 2026 इटली में होगी, दोनों पैरा और मेन वाला। इनके अलावा प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस कब मनाते हैं? 7 सितंबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस। प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाते हैं। ठीक है। इसके अलावा प्रतिवर्ष विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाते हैं। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाते हैं। विश्व थायराइड दिवस 25 मई को मनाते हैं। विश्व मानवीय दिवस 10 अगस्त को मनाते हैं। रोगी सुरक्षा दिवस 17 सितंबर को मनाते हैं। ये कुछ एक हाल फिलहाल में ज़्यादा बार रिपीट किया गया क्वेश्चन ही यहाँ पे रख रहा हूँ, बस खाली जो आपका विश्व जल दिवस है ये बहुत दिनों से नहीं पूछा गया है, लेकिन 22 स्लॉट में 3 चीज़ सेम आता है, 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, इसीलिए यहाँ पे लिख लिया हूँ, बाद में की सभी इंपॉर्टेंट ही लिखा हूँ। इसके अलावा ग्रीन मफलर का संबंध ध्वनि प्रदूषण से है। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन परत के संरक्षण से है, इनके लिए बैठक हुआ था। और 16 सितंबर को प्रतिवर्ष हम जो है इंटरनेशनल आपका ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं। कंप्यूटर के क्षेत्र में प्रयुक्त शब्द SQL का पूर्ण रूप क्या होता है? ये प्रोग्रामिंग के तौर पे जो है आप देखते हैं SQL बड़े बड़े प्रोग्राम एप्लीकेशन में यूज होता है ना। जैसे हम लोग रेलवे से जुड़े हुए हैं तो यहाँ पे डाटा लॉगर सिस्टम होती है जो आपका पूरा डाटा इवेंट को कैच करता है, चाहे कोई भी गाड़ी के ऑपरेशन हो या फिर अन्य कोई भी व्यवस्था हो, तो उसको कैच करने के लिए इसी का इस्तेमाल किया जाता है। SQL में जो डाटा लॉगर डालते हैं उसके अंदर हार्ड डिस्क डाला रहता है और ये आपका जो है इवेंट को कैच करता है, एक एक सेकेंड की जानकारी, मैक्रो सेकेंड की जानकारी रखता है। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। ठीक है भाई। इनके अलावा URL इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इनके अलावा SCSI स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। GPS सबके मोबाइल में रहता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। SRL ये रिजर्व बैंक से संबंधित चीज़ है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। EP रोम, तो रोम का तो आप सभी जानते हैं, EP का मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल। ठीक है। रोम का तो सभी जानते हैं रीड ओनली मेमोरी, एगो रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इनके अलावा भारत में सूक्ष्म वित्त प्रदान करने वाली संस्था को रेगुलेट करने वाला अथॉरिटी कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। भारत के कुछ माइक्रो फाइनेंस कंपनियां आपके सामने हैं, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से भारत की एक माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं या नहीं है? तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, बंधन विकास बैंक है ना, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटास स्मॉल बैंक, ETC, अन्नपूर्णा फाइनेंस, ये सभी के सभी जो है आपका क्या है? स्मॉल MFI है जो आपको ऋण देता है। अच्छा, MFI किसको ऋण देता है? तो जिसकी वार्षिक आय कम होती है, क्योंकि पूंजीदार जो पूंजीपति वाला लोग है उनको तो बैंक के आओ बाबूजी ले लो लोन, लेकिन हम जैसे गरीब जाए तो बोलते भागो तुम्हारा क्या है, तुमको नहीं मिलेगा। तो हमको कौन देता है? MFI देता है। ठीक है भाई। माइक्रो फाइनेंस कंपनियों उन व्यक्तियों को लोन प्रदान करता है जिनकी वार्षिक आय कम है। भारत में गैर बैंकीय वित्तीय कंपनियां है ना, गैर बैंकीय हो जाएगा नॉन बैंकिंग NBFC का नाम सुनेगा, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो है तथा MFI है, इनको रेगुलेट कौन करता है? RBI करता है। भारत में ग्रामीण बैंक की जो स्थापना है पहली बार 1975 में हुआ था। अगर आपसे कोई पूछे कि पूरे विश्व में ग्रामीण बैंक का मॉडल किसने दिया था, किसके दिमाग की उपज है, तो आप कहेंगे मोहम्मद यूनिस। इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है, ये बांग्लादेश के निवासी थे। ठीक है। इनके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में हिल्टन यंग आयोग के आधार पर हुआ था। राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ। इसे केंद्रीय बैंक भी कहते हैं, बैंकों का बैंक भी कहते हैं, अंतिम ऋणदाता बैंक भी कहते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर CD देशमुख साहब थे। वर्तमान गवर्नर 25वें नंबर के शक्तिकांत दास साहब हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रमुख कार्यों में मौद्रिक नीति बनाना, नोट छापना, प्रतिभूतियों की लेन देन करना, सूक्ष्म ऋण प्रदान करना, है ना, माफ कीजिएगा, सूक्ष्म ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं को नियमन करना, रेगुलेट करना, कमर्शियल बैंक को लोन देना, है ना, आपका और हमारा खाता खोलना। अरे नहीं, मजाक कर रहा हूँ, अपना खाता नहीं खुलता उधर।
ठीक है। इनके अलावा 1 रुपये की नोट पे वित्त सचिव भारत सरकार के सिग्नेचर होते हैं, जबकि अन्य सभी नोटों पे आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ऑपरेशन ट्विस्ट, ये जो भी आरबीआई से जुड़े हुए फैक्ट हैं हमने पहले ही अच्छे से क्लियर कर लिया है। आशा करते हैं कि आप समझे होंगे। डिफेंडिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक लेखिका कौन है? जसवंत सिंह साहब हैं, ठीक है। अब जो है इस फॉर्म में जो भी किताब है आप कभी भी जाइए टॉपिक वाइज में, आपको सारा चीज़ एक ही जगह मिलेगा, सिर्फ उठा के खाना है जी, है ना। तो यहाँ पे मैं कुछ किताब देखता हूँ जो अपने ही पीडीएफ का पेपर कटिंग है, यहाँ पे आप देख सकते हैं टुडे एग्जाम लिखा हुआ है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ ये महात्मा गांधी के, हिंद स्वराज महात्मा गांधी, की टू हेल्थ महात्मा गांधी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, मैंने कहा था रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई, ग्लिम्पिस ऑफ होल हिस्ट्री विश्व इतिहास की झलक ये आपका जवाहरलाल नेहरू, द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, माई ट्रूथ इंदिरा गांधी, गोल्डन थ्रेशोल्ड सरोजनी नायडू, द ब्रोकन विंग्स सरोजनी नायडू। तो ये जो भी है एक जैसे राइटर की एक जगह किताब के लिए आप विजिट जरूर कीजिएगा, है ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिलेगा उस प्ले लिस्ट की। इसके अलावा नौखाना महोत्सव का आयोजन किस राज्य में होता है? नवाखाना, तो ये छत्तीसगढ़ में होता है, जबकि नौखाई जो होता है ना, दोनों का अर्थ निकालेंगे तो लगभग सेम है, तो ये उड़ीसा में होता है। नौखाई के नाम से उड़ीसा में होती है। छत्तीसगढ़ के प्रमुख त्योहारों में आएंगे तो बस्तर दशहरा, जो सबसे ज़्यादा दिन तक लगने वाली दशहरा फेस्टिवल है, 75 दिनों तक, है ना। मड़ई महोत्सव, गोंचा महोत्सव और गोंची महोत्सव हिमाचल प्रदेश में। बहुत सारे बच्चे ने जवाब दिया, जो जवाब दिया उनको दिल से धन्यवाद। इनके अलावा कल पूछा था मैं, कल या परसों, चंपारण मेला, नारायणपुर मेला, हरेली उत्सव, कजरी महोत्सव, भोरम देव महोत्सव, ये सभी के सभी छत्तीसगढ़ के त्यौहार हैं। बता दें गोंचा महोत्सव के अवसर पे ही रथ यात्रा निकाली जाती है। हरेला महोत्सव उत्तराखंड में होती है, तो ये भी एक कन्फ्यूजन पेयर है। छत्तीसगढ़ सन 2000 ईस्वी में मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे। वर्तमान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय साहब हैं। इनके अलावा छत्तीसगढ़ के प्रमुख नृत्य में आएंगे कर्मा, सैला, सुआ, पंथी, पाली, गेंडी, पंडवानी, गौरमारिया। ये सभी के सभी जो है आपका कहाँ पे हो जाएगा? छत्तीसगढ़ के अंदर हो जाएगा, ठीक है भाई। इसके अलावा प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र बैलाडीला, ये छत्तीसगढ़ में है। भिलाई इस्पात संयंत्र, जिसकी स्थापना सेकेंड पंचवर्षीय योजना के दौरान रूस की सहायता से हुआ था। कुछ अन्य राज्य के प्रमुख त्यौहार जो हाल फिलहाल में आपके एग्जाम में आए उनको देखते हैं। मरु महोत्सव, यह नहीं पूछता है कि किस राज्य में होता है, राजस्थान के 4 जगह का नाम देगा तब पूछेगा कहाँ होता है, तो मरु महोत्सव जैसलमेर में होता है। ड्री फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में होता है। हाथी महोत्सव राजस्थान के जयपुर में होता है। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव राजस्थान के बीकानेर में होती है। गोंची महोत्सव हिमाचल प्रदेश में, और छठ पूजा तो आप सभी जानते हैं बिहार में होता है। इनके अलावा रायमोना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये असम में स्थित है। असम के कुछ अन्य प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा, एक सींग वाला गैंडा के लिए फेमस है। मानस नेशनल पार्क, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, इसका हो जाएगा भैया डाइंग, है ना, तो इसे लिखेंगे दहिंग दहिंग दहिंग। पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान, औरंग राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी के सभी जो हैं कहाँ पे है? आपका असम के अंदर है। भारत में हिम तेंदुआ का घर, है ना, स्नो लियोपर्ड्स, ये आपका हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में है, सबसे बड़ा पार्क है। असम का काजीरंगा एक सींग वाला गैंडा के लिए फेमस है। भारत का पहला जो है बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी 1986। नीलगिरी पर्वत जो है ये पूर्वी घाट, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट का जो है मिलन वाला साइट है, जो तमिलनाडु में है। वर्तमान में भारत में कुल कितने जैव आरक्षित क्षेत्र हैं? 80 है। 18 माफ कीजिएगा, रामसर साइट 80 है और यूनेस्को के धरोहर 42 है। इसके अलावा सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, सबसे अधिक बंदरगाह महाराष्ट्र में है, ठीक है। इनके अलावा चतुर्थ बौद्ध संगति के दौरान अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र थे। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में हुआ था राजगीर में। अजात शत्रु उस समय शासक हुआ करता था, ये हर्यक वंश के शासक हैं, और उसकी अध्यक्षता जो किए थे फर्स्ट वाले का महाकश्यप। सेकेंड वाला 100 साल बाद यानी 383 ईसा पूर्व में हुआ। कहाँ पे हुआ? वैशाली के अंदर हुआ। कहाँ? राजगीर और वैशाली दोनों बिहार में, 3 गो बिहार में, वो कश्मीर में हुआ था 4 गो में, ठीक है। तो ये वैशाली में हुआ। काला शोक के समय हुआ था और सावक मीर उस समय अध्यक्षता कर रहे थे। तृतीय वाला 250 BC में होता है, पाटलिपुत्रा में होता है। अशोक के समय हुआ था। मोगली पुत्र तिस्सा जो है इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। अगर आपसे कोई पहले पूछे कि भाई अशोक के काल में पहले तृतीय बौद्ध संगति हुआ कि पहले कलिंग युद्ध हुआ, आप लोग जवाब दिएगा। कलिंग युद्ध की ईस्वी है 261 BC। थर्ड वाले बैठक की जो है आपका 250 BC। बताइएगा दोनों में से पहला घटना कौन सा हुआ है?
इसके अलावा ये बता दिए। इसके अलावा चतुर्थ वाला जो है 98 ईस्वी में हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के समय हुआ था और वसुमित्र इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। बौद्ध धर्म के बारे में पूरा फैक्ट आपको पहले ही दे चुका हूँ। इसके अलावा ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, C2H2O4 होता है, ठीक है। ऑक्जेलिक अम्ल का स्रोत क्या है, पालक, टमाटर या फिर घास फूस, है ना। घास फूस में देखिए बेंजोइक अम्ल भी पाया जाता है। तो आप बताएंगे कि सर आप तो एक्जोलिक अम्ल बताए थे, तो भाई घास फूस में बेंजोइक अम्ल भी पाए जाते हैं। इसके अलावा ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग फोटोग्राफी, कपड़ों में रंग धब्बा या दाग धब्बे जो होते हैं उनको उड़ाने के लिए, जैसे क्लोरीन गैस का भी इस्तेमाल किया जाता है रंग हटाने के लिए। इसके अलावा खाद्य पदार्थों को संरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोइक या फिर सोडियम बेंजोएट का भी प्रयोग करते हैं, या फिर बेंजोइक एसिड भी कह सकते हैं आप, खाद्य पदार्थों के रूप में, एसिटिक अम्ल सिरका के रूप में, तो ये भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा तीसरी कर्नाटक युद्ध का हिस्सा कहे जाने वाले किस प्रसिद्ध लड़ाई में फ्रांसीसी सेना की पूर्णतः हार हुई थी। आपसे वही क्वेश्चन घुमा के मैं पूछ रहा हूँ। ये बार्डीवास की लड़ाई है, जिसे आप तीसरे कर्नाटक युद्ध भी कहते हैं, ठीक है। तो बार्डीवास की लड़ाई जो 1760 तमिलनाडु में हुआ था, इसमें फ्रांसीसी सेना पूर्णतः हार गया था अंग्रेज के सेनाओं से, और लगभग फ्रांस की जो सत्ता है इंडिया से बोरिया बिस्तर बंध गया था। इसके अलावा प्रसिद्ध प्लासी का युद्ध 1757 में होता है, जो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। किसकी हार हुई, सिराजुद्दौला की। 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, इसमें अवध के नवाब, बंगाल के नवाब और मुगल बादशाह की सेना, और इधर से जो है हेक्टर मुनरो की सेना। किसकी जीत हुई, हेक्टर मुनरो की। इसी के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी, किसके किसके बीच, कोई बता सकता है, रॉबर्ट क्लाइव और आपका है ना मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। तो आप कहोगे भाई 1764 में तो मुनरो ने भाग लिया था अंग्रेज की तरफ से, तो यही तो लॉजिक है, यही तो क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बच्चे वही मार देंगे, गलती हो जाएगा। इसके अलावा प्लासी के 3 युद्ध 1526, 1556, 1761, है ना। पानीपत लिखिएगा, पानीपत लिखना है भाई। पानीपत का 3 युद्ध होता है ना। इस पे करेक्टर बता दीजिएगा किसके किसके बीच में हुआ था तीनों। जो बच्चे कंसेस है वो जरूर बताएंगे भाई। प्रसिद्ध तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। इसी युद्ध में विजयनगर साम्राज्य की पतन हुई। विजयनगर साम्राज्य बता दिए हैं, 1336 में हरिहर बुक्का के द्वारा आया था, 4 वंशों ने शासन किया था। इसके अलावा कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रभावी राजा हुए थे। समूहगढ़ की लड़ाई यह दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच में हुआ था। दोनों भाई के बीच में कई सारे लड़ाई हुए, जिसमें इतिहास में 3-4 लड़ाई जो है कैद हो गया। जैसे समूहगढ़ की लड़ाई हो गया, धर्मत की लड़ाई हो गया, देवराय की लड़ाई हो गया, इन दोनों के बीच में हुआ। लास्ट में औरंगजेब जो है राजा बना। इसके अलावा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है, ये पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, तो 1957 में भटनागर पुरस्कार की शुरुआत हुआ था। ये जो है विज्ञान के क्षेत्र में दी जाने वाले सबसे बड़ी पुरस्कार है अपने लेवल पर। इसके अलावा भारत में सर्वोच्च पुरस्कार नागरिक सम्मान जो है भारत रत्न है, 1954 में शुरू हुआ था। 2024 के लिए 5 जने को दिया गया, जिनका नाम कर्पूरी ठाकुर बिहार के हैं, लाल कृष्ण आडवाणी राजनेता रहे, उप प्रधानमंत्री रहे हैं, चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री रहे, पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री रहे, MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक रहे हैं, ठीक है। इनके अलावा भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र है। पहले परमवीर चक्र किसे दिया गया, मेजर सोमनाथ शर्मा को, ठीक है ना। मेजर राजवर्धन सिंह राठौर और मेजर सोमनाथ शर्मा, दोनों में कंफ्यूजन रहता है। राजवर्धन सिंह राठौर जो है 2004 में रजत जीते थे भारत के लिए पहली बार, ठीक है, शूटिंग के अंदर। सोमनाथ शर्मा, मेजर सोमनाथ शर्मा जो है ये है परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय। साहित्य के क्षेत्र में दी जाने वाले ज्ञानपीठ पुरस्कार 1961 में शुरू हुआ था, लेकिन पहला पुरस्कार का वितरण 1965 में शंकर कुरूप को दिया गया, है ना, मलयाली भाषा के लिए। इसके अलावा 1991 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से शुरू हुआ था आपका मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, और पहला विश्वनाथ आनंद साहब को दिया गया। 2023 के लिए सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी जो बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं उनको दिया गया। 2024 में कुल 132 पद्म अवार्ड दिए गए, 5, 17 और 110 के रूप में, है ना। वर्ष 2023 के लिए भीमराव अम्बेडकर पुरस्कार योगी आदित्यनाथ साहब को दिया गया था। 33वां व्यास सम्मान की घोषणा हो चुकी है, पुष्पा भारती को दिया जाएगा। व्यास सम्मान की शुरुआत 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा हुआ था। नागालैंड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मेघालय में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता। देखने से पता चलता है नागालैंड जो है बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। नागालैंड का अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार के साथ लगती है। म्यांमार से अन्य राज्य जैसे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मणिपुर भी जुड़ा हुआ है। बांग्लादेश से लगने वाला जो राज्य है भारत में, यह आपका असम है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मेघालय और मिजोरम है। बांग्लादेश जो तीनों तरफ से घेरता है भारतीय राज्य को, भारतीय राज्य कौन सा है, त्रिपुरा है, जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। भारत की सबसे लंबी सीमा 4096.6 किलोमीटर की सीमा ये बांग्लादेश के साथ ही लगती है।
बांग्लादेश 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान से आज़ाद हुआ था। भारत और बांग्लादेश के बीच क्या क्या स्थित है, तो 3 बीघा कॉरिडोर और आपका जो है रेड क्लिफ रेखा। अगर पाकिस्तान ऑप्शन में नहीं है तो बांग्लादेश से भी काम चला लेंगे, 2 बार बता चुका हूँ, अब नहीं बताऊंगा। इसके अलावा भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करने वाला 7 राज्य इस प्रकार से, यानी देश बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, जलीय वाला, श्रीलंका और मालदीव्स। वेबर प्रति सेकंड किस भौतिक इकाई के बराबर होती है भैया, वोल्ट के बराबर होती है वेबर प्रति सेकंड। ठीक है, वेबर खाली कहेगा किसका मात्रक है, तो चुंबकीय फ्लक्स का जो है मात्रक वेबर है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है, इसे अमीटर से मापते हैं, इसे डिनोट करते हैं। विद्युत विभव, विभवांतर और विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, जबकि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। ये सब ध्यान रखेंगे। इनके अलावा नामदेव एकनाथ सर्दी हो रहा है। नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, चैतन्य देव भक्ति आंदोलन के संतों में किसका सीधा संबंध महाराष्ट्र से नहीं है, तो भैया इन सभी को देखने से पता चलता है चैतन्य देव ये पश्चिम बंगाल के नादिया में जन्म लिए थे, चैतन्य महाप्रभु, तो ये आपके महाराष्ट्र से नहीं आएंगे। बाद बाकी सभी संत जो आपके प्रश्न में दिए गए हैं ये सभी महाराष्ट्र से हैं। ठीक है भाई। इनके अलावा भारत में अद्वैतवाद मत के प्रवर्तक शंकराचार्य केरल से थे। विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य का प्रतिमा कहाँ पे है, हैदराबाद के अंदर है, स्टेचू ऑफ इक्वलिटी कहलाता है, बैठा हुआ मुद्रा में प्रतिमा है। संत शंकर देव का संबंध पूर्वोत्तर भारत से है, यही तो सतरिया नृत्य के संचालक हैं। ठीक है। दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन को 2 भागों में बांटा गया था। जो विष्णु को मानते थे उसे अलवर संत कहा गया था, और जो शिव को मानते थे उसे नैनार संत कहा जाता है। हम दोनों को मानते हैं, हमें क्या कहा जाएगा आप लोग बताइएगा। इनके अलावा मुगल कालीन हवा महल, जिसे पंचमहल भी कहा जाता है, कहाँ स्थित है, तो ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। हवा महल मुगल काल के कहा जाता है, वैसे इसे पंचमहल कहते हैं। कहाँ पे है, फतेहपुर सीकरी में। वैसे ओरिजिनल हवा महल इंडिया में कहाँ पे है, जयपुर में है। कौन बनाए थे आप लोग कमेंट कीजिएगा, कितनी बार बताऊंगा। ठीक है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था। फतेहपुर सीकरी में दीवाने आम है, दीवाने खास है। सबसे पहले क्लियर कर दूं भैया, लाल किला आगरा में भी है, दिल्ली में भी है। दीवाने आम, दीवाने खास ये आगरा में भी है, फतेहपुर सीकरी में भी है और दिल्ली में भी है। तो 3 जगह होंगे आपके दीवाने आम और दीवाने खास। ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखेंगे तो कोई कंफ्यूज नहीं होना है। मरियम महल, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा, जोधाबाई का मकबरा, इबादत खाना, मुर्शिदाबाद की स्थापना, ये सभी अकबर से जुड़ा हुआ है और सभी के सभी मुर्शिदाबाद को छोड़ के फतेहपुर सीकरी में है। हुमायूं ने दीनपना नगर की स्थापना की थी। हुमायूं को जो है शेरशाह सूरी ने पराजित किया था। प्रसिद्ध शीश महल जो आपके आगरा के किला में स्थित है, इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। इसे तुर्की हमाम के तौर पर मुगल कालीन हमाम माना जाता है। दीवाने आम और दीवाने खास दिल्ली आगरा में भी स्थित है, जिसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। दिल्ली में लाल किला का निर्माण शाहजहां ने करवाया। नगीना मस्जिद जो आगरा में स्थित है का निर्माण भी शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां के काल को मुगल काल में स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 का आदर्श वाक्य क्या था, गेट सेट गोवा। क्या था भैया, गेट सेट गोवा। 37वां राष्ट्रीय खेल अक्टूबर नवंबर 2023 गोवा में कराए गए, है ना। विजेता रहे थे महाराष्ट्र, उपविजेता सर्विसेज टीम रहा था। महाराष्ट्र को 228 और सर्विसेज टीम को 126 पदक मिला था। 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा का शुभंकर मोगा था। थीम सॉन्ग था ऐसा खेल खेल जैसा कोई खेला ना हो, और प्रोजेक्ट कंपनी पेटीएम। बाद में पेटीएम के साथ क्या हो आप सभी जानते हैं। इनके अलावा इस सीरीज में कुल 43 खेलों को शामिल किया गया था, जो गोवा के विभिन्न 5 शहरों में कराए गए थे। इनके अलावा नहीं पेटीएम के साथ नहीं हुआ था, फोन पे के साथ हो रहा है ऐसा, है ना, माफ कीजिएगा। इनके अलावा 37वां राष्ट्रीय खेल सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी श्री हरि नटराज, और महिला में हो जाएगा आपका संयुक्ता प्रसेन काले और प्रतिनायक, क्योंकि इन्होंने जो है महिला और पुरुष में सबसे ज़्यादा पदक जीते। छत्तीसगढ़, यहाँ पे छत्तीसगढ़ लिखा गया, करेक्ट करके दे दूंगा, 36वें लिखिएगा। ठीक है। 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात में हुआ था। विजेता रहा था आपका सर्विसेज टीम, है ना। राष्ट्रीय खेल जो आपका अगला होगा यानी 38वां, ये उत्तराखंड में होगा और 39वां मेघालय में होगी। तो दोस्तों ये थे आज के प्रैक्टिस सेट का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, और पीडीएफ संबंधित जानकारी चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है ले लो ना, है ना। एग्जाम के समय में जरूर लोगे, जब एग्जाम चलेगा तो अभी ले लो, आपके ही फायदा के लिए बोल रहे हैं। पढ़ो, वीडियो देखो, लिंक के साथ दिया जाएगा प्लेलिस्ट के साथ, तो वीडियो देख के प्रैक्टिस कर लीजिए, तैयारी कर लीजिए। मेरिट में आ जाओगे तो क्या है आपके लिए। ठीक है मेरे भाई, मैं सिर्फ आत्मविश्वास सम्मान जो है उसकी रक्षा करने के लिए पीडीएफ का रेट रखा, नहीं तो आप सभी जानते हैं कि पहले फ्री में ही हम देते थे, और जब से देने लगा तब से बहुत सारे जो है क्रेडिट भी मिलने लगे कि भाई हम मेरा यहाँ हुआ ये पास हुए, तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, मिलेंगे हम अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।